बस इसी चीज़ की कसर रह गई थी अब। एक लड़की ने क्या-क्या गुल नहीं खिलाए, जो अब तुम दूसरी को भी उसी बेहयाई के रास्ते पे डाल रहे हो। हवेली की दरोदीवार आलम नवाब की करजदार आवाज़ से गूंज उठे। बशर जो आज सुबह ही वापस आया था, उनके सामने खड़े नरम नजरों से अपने दादा को देखा। इस गाँव की हर लड़की पढ़ रही है। कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर और कोई वकील। हर पाबंदी मेरी बहनों के लिए क्यों? क्योंकि तुम नवाब खानदान से हो। हमारी बहू बेटियां इस तरह मर्दों के बीच नहीं उठती बैठती। जवान जहाँ पोते के सामने उन्हें आवाज़ सेमी करनी पड़ी। वो बहुत मुश्किल और कई खेल खेलने के बाद यहाँ आया था। उससे खो नहीं सकते थे वो। उससे खोना बड़ा हंसारा था। नवाबों की बेटियां भी पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। आप क्यों दुनिया पे हमारा गलत इंप्रेशन देना चाहते हैं? और कौन उस नवाब की बेटी है जिसे देश निकाले का हुक्म दिया गया था? अब वो एक मिडिल क्लास घर से है। उसका लहजा वैसा ही बादब रहा, मगर उसमें इससे काम बढ़ गया था। वो लड़ते मारते अपनी वो सीधा रवायात का जिक्र लेकर बैठते। अगर सामने कोई औरत होती, यहाँ मर्द था, मर्द भी वो जिसमें खानदान की उम्मीदें टिकी थीं। हमने अभी बहुत क्राइसिस देखे हैं बशर। मेरे बच्चे, तुम पे हमारी जान कुर्बान। लेकिन तुम खुद सोचो, हमारी इज्जत खाक में मिल चुकी है। और अगर उसके बाद भी हम उसी तरह अपनी लड़कियों को आज़ादी देते रहेंगे तो दुनिया हमारे मुंह पे थूकेगी। दादा, थूकना गलत अमल है। उस अमल की रोकथाम होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूं, इसकी नहीं। बहन है वो मेरी। मैं उसे आज़ादी नहीं, उसका हक दे रहा हूं। वो दुनिया से अपने हिस्से का इल्म लेगी। और हमारी इज्जत को कुछ नहीं हुआ, कम से कम मेरी इज्जत को कुछ नहीं हुआ। जब अब्दुल्ला सर उठाकर जी सकता है तो जीनिया हाकिम भी जी सकती है। ये रिवायात नहीं थी जिसे मेरी बहन का कत्ल करवाया। ये रिवायात के ठेकेदार थे जिन्होंने नाम नेहाद इज्जत के बैनर्स उठा रखे थे। और अगर आपको कोई मसला है तो मैं खड़े खड़े ही हवेली छोड़ सकता हूँ। वहां चला जाऊंगा जहां मेरी बहनों की पढ़ाई से हवेली की इज्जत को कुछ ना होता हो। उससे हवेली के अंदर हाँक लगाई। कूंज, बच्चा, देर हो गई है, कहाँ हो तुम? जीनू के इख्तिताम पे वो बैग सीने से लगाए खौफसदा सी खड़ी थी। बशीर सीने फैलांगता एक जिस्म में उसके करीब गया, बैग लिया और हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। कूंज दादा के सामने रुकी, झुक कर उनके करीब आना चाहा, मगर वो हट गए थे। अब्बा वहीं खड़े रहे। बेटी सीने से लगी तो प्यार नहीं किया, सर पे हाथ नहीं रखा। वो बशीर के साथ चौखट पार कर गई जब उनकी जुबान बेआवाज़ बड़बड़ाई। फी अमान अल्लाह। फिजाओं के कंधों पे सफ़र करते हुए, दरिया और समंदर में वक्त के चप्पू चलाते हुए, जादुई कालीन पे घंटों और दिनों का सफ़र लम्हों में तय करते हुए, ढाका की उस मिडिल क्लास कॉलोनी में कदम रखो तो राशिदी हाउस की छत पर शाम के साए उतर रहे थे। सीनी ने छत की छोटी सी दीवार के पार देखा। साए लंबे हो गए थे। वो जल्दी जल्दी नीचे उतर आई। घर में आकर अपना बुर्का उठाकर ओढ़ा, निकाब दुरुस्त किया और बाहर निकल आई। सड़कों पे मामूल का रश था। सब्जी के ठेले वाले घरों को लौट रहे थे। सदाएं थकी थकी थीं, मगर उनकी सदाओं पे गौर करती रही। कोई फोन पे किसी से झगड़ता जा रहा था। जीनिया उन कर्स वर्ड्स को नोट करती रही। कोई जोड़ा जो किसी पार्क और कैफे और गामसन था, उनकी जुबानों से फूटे मोहब्बत के अल्फाज उसके जहन के खाने में दर्ज होते रहे। वो पोस्टर्स और सड़क पे लगे साइंस की साख को ज़हन नशीन करती गई। ये काम वो पिछले 1.5 हफ्ते से कर रही थी। चंद अल्फाज और सवार तो अब वो बाकायदा बोलने लगी थी, लेकिन बोलते हुए वो बिल्कुल ही गैर बंगाली लगती थी। नईमा के अस्पताल के बाहर उसे कोई 5 मिनट खड़े रहना पड़ा। फिर वो उससे आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पे थकान वासिया थी। सीनिया पिछले 1.5 हफ्ते से वला नागा उसे अस्पताल लेने और छोड़ने आती थी। रास्ते में वो किसी बच्चे से टूटी फूटी बंगाली में छोटे छोटे लफ्ज़ कहती, फैक्ट्रीज और मार्केट्स के चक्कर लगाती, मगर इस सब में वो अपने आसपास अपने साय तक से हरासा रहती। जो उससे छीना गया था वो उसका एतमाद था। मिलना मुश्किल था, मगर हार न मानने वालों के लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है। फिर कितने लफ्ज़ सीखे आज? वो एक ठेले पर रुककर सब्जी का थैला बनवाते हुए पूछ रही थी। ये लोग बहुत जल्दी बोलते हैं। मैं आपकी 15 मिनट की क्लास से ज़्यादा जल्दी सीख ले सकती हूँ। नईमा हर रोज़ उसे 15 मिनट यही सिखाती थी। बाकी का वक्त सीनिया उसके भतीजे भतीजों को अंग्रेज़ी पढ़ाने में सर्व कर रही थी। उसके जख्म अब बेहतरी की तरफ थे। जिंदगी में बैलेंस और जीनिया हाकिम के हाल वापस आने लगे थे। मैं फ्री की क्लासेस नहीं दे रही। ए, ये टमाटर निकालो। पहली बात जीनिया से दूसरी उस सब्जी वाले से कही। मैं चंद मज़ीद टकों की कर्जदार हो जाऊंगी, बल्कि हो चुकी हूँ। उसके लहजे में उनकी बरकरार रही।
साथ उसने आगे बढ़कर उससे 3-4 टमाटर और प्याज निकाल कर सही वाले टमाटर डाले। उससे खौफ रहा कि शायद वो सब्जी वाला उसके हाथ झटकेगा, लेकिन वो चुप खड़ा रहा। उससे हाथ वापस खींचा तो उसका हाथ कँपकपा रहा था। जो उससे छीना गया था वो उसके सोशल स्किल्स से। कुछ देर बाद वो दोनों वापस घर जा रहे थे। लोगों की नज़रें अब एक बार फिर उसे अपने ऊपर पड़ती महसूस हुई। लोग कह के मारते दिखाई दिए। वो बस हर एक से नज़रें फेरे चल रही थी। एक ऑनरेबल जिंदगी उसकी मुंतज़िर थी। एक दिन तो ये सारे खौफ ख़त्म हो ही जाएंगे। लॉन के रंग बिरंगे फूल, मोमबत्ती के शोले, मेज़ पे रखे सजावटी फूल सब साकिन थे। बराक हनीफ का चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था। वो मुड़ भी नहीं सका। वो पत्थर का मुजस्समा बन गया था जो किसी भी लम्हे झटक सकता था। याद है, हदीबा को कैसम में आने के लिए मैंने एक टास्क दिया था। उसे कोई राज लाना था। वो राज तुम्हारा शजराए नस्ब था। मैं बेवकूफ़ों का सरदार नहीं था जिसको तुम्हारी इन इनायत का इल्म नहीं था। मुझे सब मालूम था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। जो करना था अकेले करना था, और मैं तुम्हारी इनायत के पीछे का मौक़िफ़ जाने बगैर नहीं हट सकता था। मैं वो सब लेता रहा क्योंकि वो मेरा हक था जो तुम्हारे बाप ने छीना था। अब के बराक मुड़ा। उसका चेहरा तारीख पड़ चुका था। उसका दिल अब तक शल था। छोटी सी इंडस्ट्री है, कौन किसका बाप है, किसने किससे खुफिया निकाह रखे, और किसने बेटे को अपना नाम नहीं दिया, कहाँ छुपता है। कोई थप्पड़ था जो बराक के मुंह पर आकर लगा था। वो मुड़ा और छोटे छोटे कदम लेता हुआ आया और वापस उस कुर्सी पे ठहर जाने के अंदाज से बैठा। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। उसके दिमाग पे ढेर सारा बोझ पड़ गया था। और कौन कौन इस बारे में जानता है? आई स्वेयर, कोई नहीं। आई एम एन एक्सीलेंट सीक्रेट कीपर। वो तफाखर से वो कह रहा था। लेकिन तुम्हारे बाबा जानते थे, मुझे सब इल्म है। मेरी जहानत के किस्से तो तुम्हें सुनाए होंगे ना। बराक शल रही गया। ये कैसा धोखा था जो उनकी मौत के एक अरसे बाद उसे मिल रहा था। वो शख्स और कितनी बार और कहाँ कहाँ लाकर बराक को कैसी कैसी मौत मारेगा। मेरे बाबा मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम झूठे हो। वो किसी बच्चे की तरह अपने बाप की सफाई दे रहा था। वो तुमसे प्यार नहीं करते थे बराक। उनको जस्टिफाई करना छोड़ दो। तुम जानते थे वो मेरे पापा हैं। तुमने फिर भी उन्हें कत्ल किया। तुम मेरी दोस्ती का पास रख सकते थे। तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर तुम उन्हें मेरी खातिर जिंदा छोड़ देते? वो मेरे बाबा थे। उसके लहजे में लरजिश थी, आंखों में सुर्खी। वो गैस का गिरबान पकड़ना चाहता था। छुरी कांटे सब उसकी गर्दन में घुसा देना चाहता था। तुम देत लेते, कफारा लेते, लेकिन तुमने मुझसे मेरा बाप ले लिया। वो मेरा कीमती सरमाया था। उस वाक़ये को ढेर बरस बीत चुका था, मगर बराक आज भी बच्चों की तरह रोया। मेरी तो माँ भी कत्ल हो चुकी थी। तुमने मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं किया। तुमने ये नहीं सोचा मैं अपने बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा। खून का बदला खून होता है। तुम्हारे बाप ने मेरी आंखों के आगे मेरे चचा और मेरे बाबा को मारा था। मुझसे रहम की उम्मीद रखना बेकार था। जब मैं हालिक हुसैन को बर्बाद कर सकता हूँ, तब मैं हातिम नवाब को क्यों छोड़ दूंगा? तुम्हें सोचना चाहिए था। खाने की खुशबुएं दम तोड़ गई थीं। अब फिजा में टूटे दिलों के कर्ब रच बस गए थे। साजिशों की बू हर ओर फैल गई थी। मैंने तुम्हारे हर इंतकाम में तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम्हारा जुनून ठंडा हो जाए और तुम मेरे बाप को बख्श दो। मैंने तो उन्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया, तुमने फिर भी उन्हें मार दिया। तुमने मेरे बाबा को मारा। वो आंखें रगड़ता तो आंसू फिर बहने लगते। खुद को मजबूत करने की कोशिश करता तो बुरी तरह जख्म उखड़ने लगते। आज लंबे वक्त बाद एहतसाब का वक्त आया था। हम इस बहस को मुलतवी कर सकते हैं। वो खौफ से बोला। तुम्हारे बाप का कत्ल इतना अहम नहीं है, और अगर है तो किसी दिन मुझे अपने घर मदऊ कर लेना। खूब चर्चा करेंगे। इस वक्त मुझे मेरे सवालात के जवाब दोगे? मैं थूकता हूं तुम पे और तुम्हारे सवालात पे। वो अपनी जगह से उठकर चीखा। हाँ, मेहदी नहीं मरा। मैंने उसे गोलियां लगवाई ताकि तुम्हें ट्रैप कर सकूं, लेकिन अपने लिए खड़ा तुम खुद खोद चुके थे। हाँ, वो अब तक मेरे पास है, मगर सिर्फ चंद घंटों के लिए। चंद घंटों के अंदर अंदर वो वाकई इस दुनिया में नहीं होगा, और मैं बिल्कुल उसी तरह उसे कत्ल करने के मामले में आज़ाद हूं जैसे तुम। वो रुका, हलक में कुछ अटका। जैसे तुम मेरे बाप को कत्ल करने के मामले में आज़ाद थे। एन आए फॉर एन आए। कैसे लंबी गहरी सांस से बाजू सीने पे बांधे। तुम्हारी ये जज्बातियत हमेशा से मुझे नापसंद रही है। तुम अभी के अभी अपने पालतू कुत्तों से कहोगे कि वो मेरे भाई को बाहिफाजत छोड़ें, क्योंकि अगर उन्होंने उस पर उंगली भी उठाई तो मैं। वो वाइन ग्लास में पड़े जूस को हिलाते हुए उठकर उसके करीब आने लगा।
मैं सारी दुनिया को बताऊंगा तुम्हारा बाप कौन था। क्या मैं दुनिया को बताऊं तुम्हारा बाप कौन था बराक हनीफ? वो उसके करीब खड़ा सरगोशी नुमा अंदाज में कह रहा था। बराक साकित था। वो आंखों में बेयकीनी लिए उसे ही देख रहा था। क्या केस गंभीर कभी उसे हर खौफ से आज़ाद नहीं कर सकता? आज उसे एहसास हो वो वाकई प्यादा था। और गैस बादशाह, खेल, चाल, मोहरे सब बराक के। और बाजी जीतकर कैस के हिस्से में आई। बराक का खेल भी कैस के हक में। क्या उसका बाप सच कहता था? क्या वो वाकई वही करता रहेगा जो कैस चाहेगा? तुम ये नहीं करोगे। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद की है, अब बस। वो गीले मुल्तजाई लहजे में बोला। मेरे पास एक आखिरी चीज मेरा ऑनर है। तुम मुझसे वो नहीं छीन सकते। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी की है, अब बस। मैंने कहा ना बराक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे चाहिए वो तुम करोगे अभी के अभी। सिर्फ एक औरत मेरे लिए वही दुनिया है, और उस तक जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने ग्लास वापस मेज पे रखा और बराक की तरफ देखा जिसकी आंखों में इनकार था। ओके, जैसा तुम चाहो। बेनियाजी से शाने उचकाते हुए उससे मोबाइल कान से लगाया। माँ जबीन, अगर मुझे इंडस्ट्री में गॉसिप आम करवानी हो तो कितने वक्त में यह खबर फैल जाएगी? नहीं, प्लीज नहीं। वो बड़बड़ा रहा था। वो शौक था। ओके, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक, फिर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो आगे कुछ कहता मगर उसका फोन बराक ने झपट लिया था और तेजी से मेज पे दे मारा। गैस पे तासुर नजरों से देखता रहा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। एक एक लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा करते हुए उससे अपना मोबाइल निकाला। वो सरकुन को कॉल्स मिला रहा था। राब्ता मिल गया। वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बहुत कुछ समझा रहा था मगर कॉल काटी जा चुकी थी। बराक हनीफ को मौत लम्हा व लम्हा अपने करीब आती महसूस हुई। उसी लम्हे जालीदार दरवाज़ा खुला। शस्टर और शौकी चेहरा लिए शेसल सिम्सन बाहर निकली। बराक के मुंह पे किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया था। अगले कई लम्हा स्लो मोशन में हुए। बराक शेसल से कुछ कह रहा था और वो उसे देखे बगैर बाहर की तरफ भाग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख और गीली थी। चेहरा अजीब। वो बहुत बुरी तरह शॉक थी। बराक शिकवा करना निगाहों से कैस को देखा और अब वो भी मोबाइल की तरफ इशारा कर रहा था। बराक बेबसी से कॉल मिलाता रहा मगर राब्ता ना मिलना था और ना मिला। वो धीरे धीरे लॉन की घास पर बैठ गया। दही दावा, 10 हाली, शिकस्सा हाल। दरवाजे के बाहर गली में तेज तेज कदम उठाती शेजल वरियाम बेग का नंबर मिला रही थी। घंटियां पलट पलट कर वापस आ रही थी। जवाब निधारत। वो थक कर मोबाइल बंद करने वाली थी जब उसे मैसेज मौसूल हुआ। 1000 बार कहा है इस नंबर पे मैसेज और कॉल मत किया करो। तुम्हारे हॉस्टल से जरा फासले पर खड़ा हूँ, वहां आ जाओ। वो मेकान के अंदाज से उसी तरफ जा रही थी। चंद लम्हे बाद वो उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठी थी। वरियाम कुछ सख्त सुस्त कहने का इरादा मुलतवी करते हुए वो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा रहा था। चेहरा सपाट था। आंखों में नरमी थी। शेजल ने उससे पानी की बोतल नहीं ली। वो अपने हवासों में नहीं लगती थी। ले लो, इसमें जहर नहीं, और अगर होता भी तो तुम पे अब बेअसर था। उससे कपकपाते हाथों से बोतल थाम कर लबों से लगाई और सारा पानी घटाघट पी गई। चेहरे पे हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून किया। चंद गहरे लंबे सांस लिए। अब कि उससे वरियाम को देखा तो उसकी आंखों में कुल्क था। वरियाम अलबत्ता कंपोज और कदरे बेनियाज लगता था। बराक हनीफ के बारे में कुछ पता चला? बराक हनीफ नहीं, बराक नवाब को हो उसे। एक सराहते हुए जुमले पे वरियाम बेग कई लम्हे कुछ कह नहीं सका। गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया। सफ़ेद कमरे में मौजूद दो नफूस दो मुख्तलिफ हालतों में थे। जरकौन अब तक उसकी गर्दन के गिर्द जंजीर की सख्ती बढ़ाता जा रहा था। वो कई दिन की नकाहत का मारा ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला शख्स उसकी गिरफ्त में बिन आब मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। मेरी गंभीर उसके बाजू को हटाने की कोशिश कर रहा था। बस किसी भी तरह उसे झटकना चाहता था। लेकिन ये एक नामुमकिन अमर हो गया था। मुझे अपनी जॉब्स अधूरी छोड़ना हरगिज नहीं पसंद। वो दांतों पर दांत जमाकर सख्ती से बोला। साथ दबाव बढ़ाया। सब सांखें बाहर को उबलने लगी थी। उसका दम घुट रहा था। गर्दन उछल रही थी। बराक हनीफ दिमाग से पैदल है, मैं नहीं। क्या मैं नहीं जानता तुम यहां से निकलकर हमारे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी हमारी मौत है। मेरी ने आंखें बंद कर ली। कोई सब सांखों वाली औरत उसके माथे पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। तुम नोबल हो अंस। आपने इन आंखों की खूबसूरती देखी है? इनके अंदर की इंसानियत देखी है?
सुनहरी आंखों वाली लड़की याददाश्त के हानों में दस्तक दे गई। तुम बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। किसी दोस्त का कयास, तुम रहबर हो। अल्लाह तुम्हारे इरादे सलामत रखे। किसी मददगार की दुआ। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह कटने लगी। अकेला, खाली, बेकार वजूद। क्या ये वही पब्लिक स्पीकर था जो बोलता था तो लोग दम साध लेते थे? क्या ये वही स्याह था जिसके लिए वादियां, सहरा, समंदर बाहें खोल देते थे? उससे कहीं बाहर सिरकाए थे। उसे समंदरों की गहराइयां देखी थी, सहरा की हाँक छानी थी। क्या सब खत्म? वो यूं ही नहीं मरना चाहता था। उसे उसके माँ बाप याद आए। वो उसे ढूंढते। अगर उसका कोई सगा भाई होता, वो उसके लिए जरूर आता। उसके हाथ ढीले पड़ गए। एन उसके पहलू में जिस्म ने मसम्मत छोड़ दी। उसके पहलू में गिरे हाथ की चिल से कोई शय टकराई थी। बंद होती आंखों से उससे महसूस किया वो एक आईना था। मेधी ने उससे छुआ, हाथ में लिया। इससे पहले वो सांसों की बाजी हार था, वो शीशा उससे पूरी कुव्वत से सरकोन के पैर के अंदर घुसा दिया। वार अचानक था। जरकोन बिला इरादा पीछे हुआ। गिरफ्त छूट गई। सब सांखों वाले ने जिंदगी कमा ली। उसने सरकोन की फर्श पे गिरी लोहे की जंजीर तेजी से उठाई और बरक रफ्तारी से उस लड़खड़ाते मर्द के मुंह पे दे मारी। जंजीर का लोहा उसकी आंख के अंदर टेले तक घुस गया। वो गिर पड़ा। वो फर्श पे गिरकर तड़पने लगा। मेधी ने एक बार फिर जंजीर पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे दे मारी। वो लोहा, उसका दर्द जहन्नुम की किसी सजा के जैसा था। जरकोन की आंख का डेला फड़फड़ा रहा था, ऐसे जैसे अब बाहर निकला कि तब सुरमा ढेर हो चुका था, क्योंकि वो खुदा के कामों में मदखलत करने आया था। लानत हो तुम पे, लानत हो तुम पे। गाली, काली, काली। वो जुबान से मुगलासात बकते हुए दर्द से तड़प रहा था। मेदी के अंदर कोई अनहोनी ताकत भर गई थी। वो हर जख्म, हर शय की परवाह न करते उससे पीट रहा था। जंजीरें लोहे की, वो भारी जंजीरें उसके जिस्म पे कहाँ कहाँ बरस रही थी, कोई अंदाजा नहीं था। वो बस भगते झकते उसे अपनी कैद का इंतकाम ले रहा था। सही मायनों में आज वो उसका जिस्म उधेड़ कर रख देना चाहता था। वो कोई दीवाना था जिसके अंदर से इंसानियत रुखसत हो गई थी। मैं एक इंसान था, तुम लोगों ने मुझे जानवरों की तरह ट्रीट किया। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था। मेरी गंभीर उसकी गर्दन पे वार करते हुए गुर्राया। उसकी आवाज़ से बामुश्किल निकल पा रही थी। मैं सारी जिंदगी इस कैद में रहूंगा। तुम लोगों ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये हक किसने दिया तुम्हें? कौन थे तुम? मुझ पे जुल्म और जबर करने वाले। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? जरकोन ने मसम्मत तर्क कर दी थी। शायद वो बेहोश हो गया था। जंजीर से उसकी आंख में लगने वाला जख्म गहरा था। यकीनन वो उसकी आंख को खोने वाला था। उसे ठोकर मारते हुए मेदी ने उसके आवाज़ चेक करने चाहे। वो वाकई बेहोश था। सब आंखों वाला मर्द अब झुककर उसके काफ्तान की जेब से उसकी बंदूक, लाइटर और रकम निकाल चुका था। उसकी दूसरी जेब में एक कार्ड था। मेदी ने उसे भी हथेली में दबोचा। वो चंद पल उसके सर पर खड़ा रहा, यूं जैसे उसकी हर हर जंपिश पे नजर रखना चाहता हूँ। मेदी ने पिस्तौल अपनी आंखों के आगे की, फिर फर्श पे पड़े सरकोन को देखा जिसकी आंखों से खून रिस रहा था। उसके पैर से भी खून बहकर फर्श को सुर्ख करता जा रहा था। मेरी पसीने से शराबोर उसके सर पर खड़े गहरी सांस लेते हुए उसे देखता रहा। अगर वो होश में आ जाता तो उसे मार देता, लेकिन अगर वो खुद ही मर जाता तो? उससे पिस्तौल उसके दिल के मुकाम पे सीधी कर ली। हर वो दिन, मिनट, घंटा, रात याद की जब उस आदमी ने उसे तकलीफ दी थी। गले में गिल्टी उभरी। उससे बेख्तियार ढेर सारा थूक निकला। मुझे यहाँ से निकालो जरकौन, प्लीज। दरद से हाथों पे काबू पाने की कोशिश की। तुम्हारा बॉस कौन है? मेरी बात करो, मुझसे बात करो प्लीज। उसे ढेर सारा थूक निकला। फोकस, फोकस, फोकस। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मेरी टैबलेट्स दे दो। प्लीज मुझसे बात करो, मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ से निकालो मुझे दर्द, मुझे मार दो। हर आवाज़, हर मंजर उसे हर दर्द को झटका। उसके पास इंतकाम का वक्त था, जरिया था, और यहाँ से निकल सकता था वो उसे मार सकता था और वो मारेगा। अब दुनिया को चाहिए वो मेदी गंभीर से सेंट रहने की उम्मीदें छोड़ दे। उसे हथेली से आंखें रगड़ कर साफ की और अगले ही लम्हे सफ़ेद कमरे में 3 फायर्स की आवाज़ें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। ज़रकोन के जिस्म से फव्वारे की मानिंद रवां खून ने सफ़ेद को सुर्ख करने में एक लम्हा नहीं लगाया था। वो गैर इंसानी चेहरा लिए उसे देख रहा था।
जिसे दर्द ने जगा दिया था। तड़प और तकलीफ फिर हावी होती चली गई। उसकी दोनों टांगों के ऊपरी हिस्सों में सुराख थे और उसका एक हाथ, जिससे उससे मेहदी को थप्पड़ मारा था, उसके ऐन बीचों बीच गोली खुप चुकी थी। कातिल नहीं था वो, लेकिन इस कैद खाने से निकलने के बाद साधु भी नहीं रहने वाला था। यहाँ से निकलकर जो ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर थी, उससे मेहदी गंभीर सब था, मासूम, बेहया नहीं। संजीव को अपनी कलाई पे लपेटे नंगे कदम आगे बढ़ते हुए उसे दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। मेरी गंभीर की आंखें बरसने लगीं। उससे पहला कदम कमरे से बाहर रखा और उसे रंग नजर आए, जा बजा रंग, हर और रंग। उससे जायजा लिया। वो एक स्टोरेज रूम था जहाँ रोल्स में लिपटे हर रंग के कपड़े थे। दीवार की रैक से झांकते नीले, सुर्ख, सबज, स्याह, सिल्क, सॉटन और मखमल के कपड़े मेरी गंभीर की आंखों को हीरा कर रहे थे। उससे खुद को घसीटा और एक रैक के करीब आकर खड़ा हुआ, झुककर उस कपड़े को छुआ। रोल पे पीक्यू, पेंस कलेक्शन, कैसम, बराक हनीफ और कैस कंपी की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का टैग दर्ज था। वो अपने घर में कैद था। उसकी रूह तक में सनसनाहट उठती, कोई किसी को उसके घर में कैद कैसे कर सकता है। उसने खुद को कंपोज किया और बाहर निकल आया। यहाँ आकर उसके चौथा तबक रोशन हो गए थे। वो इस वक्त चौथी मंजिल पे था और चारों मंजिलों पे चारों तरफ दीवारें और दीवारों पर रैक्स थे और उनमें कपड़े के रोल रखे हुए थे, धागे और रुई के बड़े बड़े कोले भी। उससे अब एहसास हुआ था कि वो एक वेयर हाउस में कैद था जहाँ एक फर्जी वाइट रूम बनाया गया था। उसका दिमाग अब तक शल था। मतवासन कदम लेता, अपने वजूद को बामुश्किल घसीटते हुए उससे लिफ्ट के करीब रुककर सरकून का कार्ड स्वाइप किया। लोहे के पट आपस से जुदा हुए। दरवाज़ा खुल गया। वो जिस इमारत में गुलामों की तरह रहा था, उसका मालिक था। जिन रास्तों पे गैरों की रहनुमाई से चल रहा था, ये उसकी मलकियत थे। वक्त आंखें फेर ले तो अच्छे हाथ से सोरमा ढह कर गिरते हैं। वक्त की यही ज़रब उसके मुंह पर भी लगी थी, जिसे वो ताउम्र याद रखने वाला था। वो यहाँ से निकलकर किसी को नहीं भूलेगा, ये तय था। लिफ्ट में सवार होने से नीचे आने तक उसे कोई ज़ीरो नजर न आया। वेयर हाउस वाकई चंद घंटों के लिए पूरे का पूरा खाली हो चुका था, मगर ये महज उसकी खाम ख्याली थी या उसका ज़हनी आरज़ा। वो बाहर निकल कर भी लूसिनेशन से जान नहीं छुड़वा सका था। लिफ्ट लोगों से भरी हुई थी जो उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। कुछ निगाहों में खौफ था और किसी ने उससे गन पकड़नी चाहिए। जब उसे होश आया, किसी ने उसके कंधे पर धक्का मारा और उसे सब नजर आया। उसे लोग नजर आए, उसे बहुत सारे लोग नजर आए। मेहदी ने फौरन बंदूक उन पे तानी। दोनों मर्दों ने हाथ ऊपर कर लिए। मेहदी ने उनमें से एक का मफलर खींच कर उतारा, लिफ्ट रोकी और बाहर निकल आया। यहाँ आकर उसे अपनी असल गलती का एहसास हुआ था। ये कौन है? ओ खुदाया, इसके पास गन है? या अल्लाह, ये तो मेरी है ना? मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ आवाज़ें, शोर, मगर उससे क्यों सब सफ़ेद दिखाई दे रहा था। कोरा सफ़ेद। एक लम्हे को सब दिखाई देता, अगले लम्हे सब खाली, सब खत्म। क्या वो पागल हो रहा था या वो पागल हो चुका था? कॉल उठाओ जाहिल इंसान, कॉल उठाओ। वो घुटनों के बल घास से बैठे हुए जरकौन को कॉल मिला रहा था जब उसे अपने नंबर पे जरकौन के किसी टीम मेंबर से एक फुटेज रिसीव हुए। जरकौन की रानों में गोलियों से छेद थे। उसकी एक आंख साया हो चुकी थी, पर आग की सारी प्लानिंग साया हो गई। वो कई लम्हे बस उन तस्वीर को देखे गया। उसे सर झटका, मंजर वासिया हुआ, लोग उसे तक रहे थे। मेरी ने मफलर चढ़ा लिया और अंधाधुंध भागा। गार्ड्स, सिक्योरिटी का अमला जो उसके सामने आते वो बगैर किसी की तरफ देखे जंजीर उनके चेहरे, गर्दन, पुष्प बरसाते आगे बढ़ता जाता। रुकना मौत था, उसे मरना नहीं था। अगर वो आज से पहले इस वेयर हाउस से आया होता तो मसाइल हो सकते थे, लेकिन वो आ चुका था। स्याह को उसके शौक ने बचा लिया था, उसे उसके ऑब्जर्वेशन ने बचा लिया था। बराक के हाथ कपकपाने लगे। उसके सामने कुर्सी पे बैठा घूंट घूंट कोई मशरूब हालत में उतारता गैस गंभीर उसे बेतासु निगाहों से तकता रहा। उसने जरकौन को मार दिया है। आधे अरब की आवाज़ किसी खाई से आती थी। गैस मुस्कुराया। आह, मेरा भाई, बिलाखिर उसने दिखा दिया वो एक असल गंभीर है। फ़ख्र, मान, करोफर क्या नहीं था उसके लहजे में। वो पहला बड़ा भाई था जो छोटे भाई का पहला कत्ल सेलिब्रेट कर रहा था। उससे दूसरी मंजिल में कदम रखा जब इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। हर तरफ भगदड़ मच गई।
मुलाजमीन जो कि नया आने वाला स्टॉक अनलोड कर रहे थे, अफरा तफरी में यहाँ से वहाँ भागने लगे। सिक्योरिटी अफसरान की एक बहुत बड़ी तादाद इमारत के अंदर दाखिल हुई। शहजादा अपने महल में बागियों के दरमियान झगड़ा जा चुका था। जल्दी बुझती सुर्ख बत्तियों में लोगों के शोर और सिक्योरिटी अफसरान की आमद के बीच मेदी गंभीर एक रैक के होठ में खड़ा हो गया। उसका सारा वजूद खौफ से थर थर कांप रहा था। भारी बूटों की धप धप की आवाज़ उसी तरफ आ रही थी। इससे पहले मेधी कुछ कर पाता, उसकी निगाह ऊपर की तरफ उठी और वो साकित रह गया। सीसीटीवी कैमरा। ओह खुदाया! टीम बी, फॉलो नंबर 2। माइक चेहरे के करीब किए लीडर चीख कर अपनी सिक्योरिटी टीम को जगहें संभालने का कह रहा था। यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का कपड़ा स्टोर होता था। क्या यहाँ की सिक्योरिटी टीम से एक आदमी भाग सकता था? हरगिज़ नहीं। वो गिरफ्तारी दे देता अगर उसे यकीन होता। वर्दी पहने उन लोगों के दिलों में इंसानियत है। इंसानियत के रहनुमा के दिल से इंसानियत पे एतबार उठ गया था। कोई उसका और क्या नुकसान कर सकता था? उससे फ्लोर से झुक कर देखा। लोग ऊपर आ रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। वो तादाद में ज़्यादा थे। वो लोग थे, बस लोग। मेरी ने उन्हें देखा। एक सांस, दो सांस, तीन सांस। मेरी को लोग डराते नहीं, फैसिनेट करते हैं। उससे दोहराया और जेब से जरकोन का लाइटर बरामद किया और शोला जलाया। इससे पहले कोई उसके करीब पहुंच पाता, मेरी ने आग का वो शोला सिल्क के कपड़े से टकराया, फिर साटन, फिर रेशम। अगले ही लम्हे वो एक एक रोल उठा उठाकर फ्लोर पे पटक रहा था। आग बिलाहिर भड़क उठी थी। मेरी गंभीर उस फ्लोर से भाग रहा था। संप का कोई तायुन नहीं था। वेयर हाउस के दरवाजे चौपट खुले थे। मुस्तैद अमला सामान टिकाने लगा रहा था और वो असीर बस अपनी जान बचाने को भाग रहा था। आसपास इर्द गिर्द कई लोग थे जो उसके हाथ में बंदूक देख खुद बहुत रास्ता देने लगे थे। वो लोग पलक झपकते नजर आते और पलक झपकते गायब। हर रैक के करीब रुक रुक कर वो आग का शोला भड़काता जाता। उसे यकीन था जब वो पहले फ्लोर पे होगा दूसरा फ्लोर चल रहा होगा। वो जो चला था उसे सबको हाक्सर करने की ठान ली थी। एक एक शोला उसका दिल जला रहा था। कपड़े से मोहब्बत उसके खून में बसी थी। कोई उससे पूछे वो कैसे अपने इश्क को नजरे आतिश कर रहा था। सर, जरकौन साहब कहीं नजर नहीं आ रहे और एक आदमी जो कहीं से घुस आया है वो वेयर हाउस में आग लगा चुका है। हर तरफ आग लग गई है। वो आदमी मेहदी गंभीर जैसा दिखता है या फिर मेहदी गंभीर, लेकिन वो मर चुके हैं। हम क्या करें सर? सिक्योरिटी रूम में खड़ा एक अफसर बेहद इसराफ के आलम में रिपोर्ट कर रहा था। पराग हनीफ का दिल आग पे रुक गया। आग कहाँ लगी है? 3rd फ्लोर सर। आग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हम वर्कर्स को बाहर निकाल रहे हैं। वो जो भी है उसे बाहिफाजत जाने दो। उससे खुद को कहते सुना। उसे एक खराश भी आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को उसी बर्फ के अंदर दफना दूंगा। बराक ने मोबाइल कान से उतारा। उसकी आंखें खाली थीं। वो जानता था बैठे बैठे उससे कितना नुकसान हुआ है। बस वही जानता था। मेरा भाई ठीक है? मोमबत्तियों के शोलों की टिमटिमाहट में उसका चेहरा धुंधला हो रहा था। भाई है। उससे एक लम्हे का तवक्कुफ किया। कारोबार गया। कैस बादिक्कत मुस्कुराया। कारोबार और बहुत। आग लगने पे वेयर हाउस के सीलिंग्स पानी बरसाने लगे थे। सुर्ख बत्तियां आग और बरसते हुए पानी में वो कभी चेहरे से पानी साफ करता, कभी अपने बचने को लोगों की तरफ देखता, मगर गैर यकीनी तौर पर अब कोई उसे नहीं पकड़ रहा था। हर कोई कपड़ा बचाने और आग बुझाने में लग गया था। चंद लम्हा कबल उस लश्कर के कान के आलू में एक पैगाम गूंजा था और उसके बाद उन्होंने मेहदी गंभीर को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की थी। वो उसे भी खेल का हिस्सा समझकर बगैर किसी भी की तरफ भागे जा रहा था। ग्राउंड फ्लोर पे आकर उसे 4 दरवाजे दिखे जिनके बाहर दुनिया थी। दरवाजे ऐसे थे जैसे किसी दुकान के शटर होते हैं, मगर ज़्यादा कीमती, महफूज और भारी। जलती बुझती सुर्ख बत्तियों से बेनियाज, गिरते पानी से ठठरते जख्मों से चूर, उससे कैदखाने का दरवाज़ा पार कर लिया था। वो कैदखाने से निकल आया था। बाहर बर्फबारी थी। वो बगैर बाजुओं वाली गीली शर्ट में ठठर कर रह गया। सिक्योरिटी टीम में से कोई 3 से 4 लोग उसकी तरफ बढ़े। अपनी तहीं वो उसे किसी महफूज मुकाम पर ले जाना चाहते थे कि ये बुराक का हुक्म था, मगर वो इतना खौफजदा था कि उससे बेख्तियार उन तीनों पे गोली चलाई। किसी की टांग, किसी का बाजू जख्मी हुई और वो भाग रहा था। गिरते पड़ते, मरते बचते वो बस भाग रहा था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी।
मगर वो उससे आया था। कहाँ क्या मिलेगा उसका उसे इल्म था। उन लोगों में से जो उसके पीछे आया था, मेहदी ने उस पे फायर खोला, यहाँ तक कि बंदूक खाली हो गई थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे हर शय हर मंजर स्लो मोशन होता दिखाई दे गया था। उसे कुछ भी ठीक से सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दी से उसके होंठ नीले पड़ रहे थे, पट्टे अकड़ गए थे। जब उसे कोई राहगीर दिखाई दिया, वो उससे मोबाइल लेने के लिए मिन्नत कर रहा था। ज़रा तरद्दुद के बाद उसे मोबाइल मिल चुका था। उससे किसी को कॉल मिलाई, कोई संगत। दूसरी तरफ बेयकीनी, बस बेयकीनी। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं रहा। फिर वो गिर गया था। फिर उससे महसूस किया जैसे वो मर रहा हो। फिर उसने किसी को अपने करीब घुटनों के बल बैठते देखा। वो मुतफक्किर आंखें, वो गिरती बर्फ। फिर आंखें बंद हो गई एक लंबी नींद के लिए। वो जितना लड़ सकता था लड़ लिया। अब जो करे बख्त करे। 7 माह बाद क्वेटा मेडिकल कैंपस के अंदर सब संसार पे भागती हुई लड़की के हाथ में एक पर्चा था जिसे वो हवा में लहरा रही थी। ये वो गूंज हाकिम नहीं थी जिसे तुम जानते थे। ये वो थी जिससे खुद को जानना शुरू किया था। वो किसी मर्द के सामने आकर रुकी। फरते जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों में आंसू। वो बेतहाशा हुश नजर आ रही थी। हो गया था, मेरा दाखला हो गया, मेरिट पे हो गया, मेरा दाखला हो गया। बशर ने फखर से उसे गले लगाया था। उसकी आंखों के आगे वो पर्चा भी लहरा रहा था जिसमें सीनिया हाकिम नवाब ने सीएसएस के इम्तिहान को पास कर लिया था। दिल में होक उठी। जाने वो कहाँ थी, जाने उसका कौन उसके हिस्से की कामयाबियां समेटेगा। सर झटक कर उसकी कामयाबी पे खुश हुआ जो करीब थी, और उसके लिए दुआ को जो दूर थी। सितंबर ढाका में भी मेहमान बनकर उतरा था। उससे खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। आसमान पे स्याह छोटे छोटे बादल थे। शायद आज मीना बरसेगा। उसे दिल ही दिल में कयास लगाया और वापस पर्दे बराबर कर दिए। आईने के सामने खड़े होकर उससे अपना सरापा देखा। सफ़ेद कढ़ाई वाले जोड़े के साथ सफ़ेद ही ट्राउज़र पहने। उससे कंधों से जरा ऊपर ब्यूटी पोन को छूते गीले बालों में हाथ फेरा। उनकी रंगत आज भी वैसी थी और घने आज भी वैसे थे, मगर लंबाई कम हो गई थी, बेहद कम। लंबे बाल उसे बहुत कुछ याद दिलाते थे, सो उससे काट दिए, यादें मिटा दी। ये बाल उससे तब काटे थे जब उसे यहाँ इस शहर में रहने का फैसला कर लिया था। कई एक लोग जिन्होंने शायद उसे कभी सोशल मीडिया पे देखा भी था, तो उसके इस रूप में भी कोई उसे पहचान नहीं सकता था। कंघा उठाकर उसने बालों में फेरा। चले हुए बाजू पे दाग अब भी थे, मगर गोली के जख्म की वजह से वो आज भी उसे पूरी तरह ऊपर नहीं उठा सकती थी। मसाइल बहुत थे, मगर खैर। चेहरे के जख्म अब मातूम थे। जिस्म पे शायद निशान अब भी कहीं होंगे। दफातन उसकी निगाह उस सिल्वर पेंडेंट पे पड़ी। लम्हे के 10वें हिस्से में उसके चेहरे ने कई रंग बदले। वो आईना देखते जख्मी सा मुस्कुराई। तुमने मुझसे गलत बयानी की। तुमने कहा था तुम मुझसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। गले में कुछ अटका। उससे लम्हा भर का वक्फा लिया। तुमने कभी मुझे ये नहीं बताया था कि मैं भी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। बड़ा गलत किया तुमने मेरे साथ। ऐसी मोहब्बत कहाँ करनी थी मुझे। यासियत से कहते उसे हर बार की तरह पेंडेंट लबों से लगाया। उसकी खुशबू लहजा सारी के सारा मेहंदी उस अपने करीब महसूस हुआ। पैरों में आम से चप्पल डाले हुए उसे सुर्ख बड़ी सी चादर उठाकर ओढ़ी। फिर उसे चेहरे पे माथे तक ले आकर आ गई। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिंदगी की तरफ वापसी की मुस्कुराहट। घर से निकलकर सोसाइटी का जंगला पार करते हुए उसने सविता ताई को हेलो कहा। नवीद के छोटे बेटे के बालों में हाथ फेरा। सड़क पे चलते हुए फैक्ट्री की तरफ जाते हुए उसे अब बंगाली समझ आने लगी थी। दिल के दर्द दिल में छुपाए, गलतियों से सीख उठाए। अब वो जीना सीख रही थी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, उसके लिए कहाँ रुकती। गंभीर महल में शाम के साए ढल रहे थे। उस महल में अब सुई गिरने की आवाज़ भी आती थी। गैस गंभीर अब यहाँ कम आया करता था। काम ने उसे मसरूफ़ कर दिया था, मगर रात के ये 3 पहर वो इन 3 पहरों में बालकनी में बैठा 1000 दफ़ा पढ़ी गई उसकी चैट पढ़ा करता था। किसी प्रोजेक्ट, किसी शूट के दौरान निकाली हुई तस्वीर में उसकी तस्वीर देखता था। उसकी निगाहें आजकल दरवाजे पे टिकी रहती थीं। सेहत गिर रही थी, जिंदगी वीरान हो गई थी। वो जो गई थी उसकी रौनकें ले गई थी। आज एक बार फिर वो उसी बालकनी में तन्हा बैठा था, बिल्कुल तन्हा।
लैपटॉप से किसी पुराने गाने की पुरसोस आवाज़ उभर रही थी। तूने दीवाना बनाया, तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बनाओ। सिगार उंगलियों के दरमियान रहने लगा था। आजकल बेध्यानी ऐसी थी कि उंगलियां जल जाती थीं, तिल की तरह। अब उसकी चाय ठंडी पड़ जाती थी। भूरा कागज़ और कलम लेकर वो आज भी उसके नाम कुछ लिखता था, जिसकी इब्तिदा यूं होती थी, तुम्हारे नाम, यानी मोहब्बत के नाम। दरमियान में वो बहुत कुछ लिखता, माफ़ीनामे, मोहब्बतनामे, अपनी बेकरारी के किस्से, मगर भेजने के लिए कोई पता नहीं था। क्या ये अज़ियत नहीं थी? ठंडी सांस हवा के सपुर्द करते आसमान पे निगाहें टिकाते वो एक बार फिर उसके लाशौर से मुखातिब था। इस्लामाबाद तुम्हारे बगैर बोरिंग हो गया है। वो इंतकाम की फसल से पछतावे काट रहा था। स्कर्दू की एक लकड़ी के मकान के बाहर लकड़ी के ही जीनों पे कोई शख्स बैठा हुआ था। उसके जिस्म पे सफ़ेद शलवार कमीज थी, जिसके ऊपर स्याह स्वेटर पहन रखा था। कंधों पे पड़ी सफ़ेद शॉल ठलक कर जीनों पर गिर रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें उसके पैरों को छू रही थी, मगर आज वो उस बारिश को नहीं देख रहा था। जिंदगी बारिश, चाहे कहकूं से बहुत दूर आ गई थी। जिंदगी यकदम तन्हा हो गई थी। दफातन उसके हक में लकड़ी का दरवाज़ा खुला और उसका हमउमर कोई तुनुमंद मर्द हाथ में बड़े बड़े दो स्टील के कप लेकर बाहर आया। उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी और कप भाप उड़ा रहा था। ओह, तुम यहाँ बैठे हो मेरी। मैं हमेशा की तरह तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। वो उससे एक दर्जा ऊपरी सीने पर आकर बैठा। मेरी जवाब दिए बगैर सामने देखता रहा। चाय के भाप उड़ाते कप उसे किसी की याद दिलाते थे। सुबह की पहली पोप फूटते ही उसे किसी की बालकनी याद आती थी। किसी की बातें सुनता था तो महज उसकी कड़वी कसीली बातें याद आ जाती थीं। वो आजकल बड़ा मुस्तरब था। यहाँ वो सांस लेता था, यहाँ वो याद आ जाती थी। मेरा छोटा सा घर है, मैं समझ सकता हूँ। तुम जैसे स्याह का यहाँ दम घुटता होगा। उससे कब जरा सा आगे खिसकाया। मेरी ने अब भी जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। डॉक्टर ने कल रात क्या कहा था? काफी देर चाय का खून पड़ते हुए उसे संजीदगी से पूछा। तुम्हारे जख्म अब तो बिल्कुल ठीक है, वरना मैं तो डर गया था कि जो इन्फेक्शन तुम में हुआ था वो कहीं मामला खराब ना कर दे। सच कहूँ मेरी, मुझे तो उस रोज़ तुम्हारी कॉल ने डरा दिया था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ आया। मैं देखना चाहता था अगर ये प्रैंक कॉल भी है तो किसने की है। उससे बेख्तियार झुरझुरी। वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, मैंने सुना था, लेकिन कोई मुझसे पूछे तुम्हारी बीमारी ने वक्त को कैसे रोक दिया था। मैंने तुम्हारी अजियत तुम्हारे साथ देखी और बड़ी मुश्किल से देखी है। अब के मेहदी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो उसका मशगूल था, लबों से कोई लफ्ज अदा ना हुआ। तुम ठीक हो गए हो? अब कहीं घूमने चले, पुरानी यादें ही ताज़ा कर लेंगे। मेरी गंभीर ने चाय का कप वापस सीने पे रखा। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद बलूचिस्तान। तुम्हारा दिमाग खराब है। इस्लामाबाद में अब रखा क्या है? दुनिया की नज़रों में तुम मर गए हो। तुम अब वहाँ। इट्स ऑल अबाउट हर। उससे अपने मेजबान के कंधे पे हाथ रखकर संजीदगी से उसे टोका। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा था जब वो अकेली होगी तब मैं उसके साथ रहूंगा। मुझे वादा निभाने जाना है। उसके सामने बैठे आदमी का दिमाग भग से उड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो 8 माह से कहाँ है कोई नहीं जानता। पता नहीं दुनिया के किस कोने में है। तुम उसके लिए खुद को गैर महफूज करोगे। ये सिर्फ एक दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया। मैं उसकी तलाश में सितारे स्यारे और कहीं कहकशाएं फिर सकता हूँ। बीवी है वो मेरी। कहकर वो उठा। चेहरे की संजीदगी बरकरार रही। अंदर की तरफ जाते हुए वो ऐसी मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रहा था जो उसके असाब पे भारी पड़ने वाली थी। कई माह की अजियत के बाद अब इस हिसाब का वक्त था। इस्लामाबाद की एक निजी इमारत का पार्किंग लॉट इस वक्त खाली था जब दो लोग तेज तेज कदम लेते हुए वहां आए। 1 मिनट, पार्किंग लॉट में चुड़ैलें कब से मिलने लगी? मुस्कुराते हुए हशाश प्रशाश लहजे पे वो चौंक कर मुड़ी। उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए वरियाम बेग उसके सामने खड़ा था। शेसल ने गहरी सांस ली। उसे देखकर अच्छा लगा था। जब से सरकटू ने पुलिस थानों का रुख किया है, तब से हमने भी कोकाव छोड़ पार्किंग लॉट आबाद किए हैं। उससे गाड़ी का दरवाजा खोल हाथ में पकड़ा हुआ डब्बा अंदर रखा। यूं अपने आबाद मस्कन छोड़ सरकटों के पीछे निकलने की वजह जान सकता हूँ? इश्क मोहब्बत तो हरगिज सही। वरियाम हंस पड़ा। शेसल उसके साथ मुस्कुराई। तुमने ठान रखी है, इंसानों को खुशफहमियों के मौके नहीं दोगी।
जब ये मौके मुझे मैसर नहीं रहे तो फिर किसी और को क्यों दूँ? काफी इंतकामी मिजाज खातून हैं आप। आज तुम क्यों आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहे हो? उससे मशकूक नज़रों से देखा। एक और बात, मेरी जान जोखिम में डालकर तुमने बराक के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे करवाए, फिर उसे एक्सपोज क्यों नहीं किया? वरियाम अपनी गाड़ी में बैठा, खिड़की का शीशा खोलकर उसे देखा। लंबी बात है, किसी दिन मिलकर कर सकते हैं। तजस्सुस की मारी औरत क्या ही करती, मान गई। श्योर, किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप की तलाश शुरू कर दो। वरियाम ने सर को हम दिया और हल्का सा मुस्कुराया। आज कई महीनों बाद उसे अचानक देखकर अच्छा लगा था, जाने क्यों। अगले ही लम्हे वो दोनों एक दूसरे की नसों से ओझल हो गए थे। उसके चेहरे और आंखों की संजीदगी उस आदमी को हमारे लिए गैर करार देने पे तुली हुई थी। गाड़ी चलाते हुए फाइक ने एक मुख्तार निगाह उस पे डाली। तुम श्योर हो मेहदी? जिससे तुम्हें इतना अरसा जहन्नुम दिखाई है, वो अब तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कितने अरसे बाद यहाँ आया था, उसकी कैद, फिर हकीम के पास उसका कयाम, उसके पास सुकून की तलाश में स्कर्दों का वो छोटा सा घर, और आज वो वापस उसी शहर आ गया था। बादल, आसमान, हवाएं सब वही था, मगर सब गैर था, क्योंकि यहाँ वो नहीं थी। वो कितना मुख्तलिफ इंसान बन गया था। जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। मेहदी, वो तुम्हें मार देगा। उसने मुझे मार ही दिया था। मोबाइल पे कट कट करते उससे जवाब दिया। ये जिंदगी में छीन कर लाया हूं, और छीनी हुई पे छपट्टा मारने वाले खुद भी जख्मी होते हैं। बेतासु लहजे में जवाब देते उससे निगाहें एक बार फिर मोबाइल पे जमा दी। अगर उसके कंधे से झांक कर देखूं तो वो अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से एक वीडियो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को फॉरवर्ड कर रहा था। वीडियो में वो लकड़ी की एक कुर्सी पे बैठा था। उसके हक में आराइशी कालीनों के टुकड़े लगे थे। अगर वीडियो पे प्ले का बटन दबाकर उससे ऑन करो तो वो कह रहा था। मुझे मेहदी सरवर गंभीर कहते हैं। मेरा पेशा, जात, खानदान, इससे आधी दुनिया वाकिफ है। और सच कहूं तो इस वक्त मुझे इस सब में दिलचस्पी नहीं है। मेरी वाहिद दिलचस्पी, फिक्र, हर जज्बा सिर्फ एक इंसान के लिए है। वो एक लम्हे को रुका। उसकी खाली आंखों में लम्हे भर को दुनिया का हर जज्बा आया था, और अगले ही लम्हे वो तारीख हो गई। मेरी बीवी जीनिया हाकिम नवाब। मैं उसे ऑन करता था, करता हूं और करता रहूंगा। भूरी लकड़ी के उस कमरे ने उसे तका और तके गई। मेरा कत्ल झूठा था। जिसने भी ये सब किया मैं नहीं जानता। मैं एक माँ कैद रहा और उसके बाद मैं वहां से निकल गया। एक बार फिर मुझे उस वक्त के बारे में बात नहीं करनी। इस दुनिया में अगर कोई वाहिद शय काबिल गौर है तो मेरे लिए वो मेरी बीवी है। मेरे साथ जो भी हादसा हुआ उसमें मेरी बीवी का कोई हाथ नहीं था। वो काबिल एहतराम है और रहेगी। मेरी बीवी बेराया है, मासूम और वफादार। उस पर लगने वाला हर इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। जिसने उसके किरदार और अमाल पे बात की है, मैं हर एक को अदालती नोटिस भिजवाऊंगा। मैं आधी दुनिया पे हित तक के इज्जत का दावा करूंगा, क्योंकि मेरी बीवी काबिले एहतराम है और किसी को हक नहीं था वो उस पे बहतान लगाए। उससे एक एक लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा किया। एक घर, एक गाड़ी और चंद करोड़, मैं उससे कहीं ज्यादा उस पर खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि वो इस काबिल है। मेरी बीवी ऑनरेबल है और उसने मुझे वाहिद चीज जो दी है वो सुकून है, सिर्फ सुकून। सब इल्जाम रद्दी हैं जिनमें कहा गया कि वो मुझे ज़हनी अजियत देती थी, वो मुझसे रकम बटोरती थी, मेरे पास किसी इरादे से आई थी। सब झूठ। वो मेरे पास नेक बख्त से आई थी। उसे मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बातोरे इनाम भेजा था। वो एक लम्हे को रुका, फिर कहना शुरू किया। मैं अब उसकी तलाश करूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी बीवी पे बात की है। उन सब से हिसाब होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। आप किसी के घर की औरत पे बात करें और आज़ाद हो जाएं। अब बस। उससे लंबी गहरी सांस सी। जीनिया हाकिम, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए रिजर्व्ड रहूंगा। मैं हूं। मैंने कहा था मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकूंगा। मैंने नहीं करना। तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द आऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। गंभीर महल के दरवाजे के बाहर गाड़ी रोकते हुए फाइक ने दिल गिरफ्तगी से कहा। वो इन 7 माह को नहीं भूला था जिसमें उसका दोस्त एक अब नॉर्मल इंसान रहा था। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसके जख्म उसे रोने पे मजबूर करते थे। दुनिया सफ़ेद होती जाती थी और चीखते चिल्लाते हुए उठ बैठता था। ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसके दोस्त से गुजारी थी। उस रोजमर्री की उस सड़क से उसे घर
फिर सकरतू ले जाते हुए वो सिर्फ एक उम्मीद लेकर गया था, जिंदगी। मिल तो गई थी, मगर उसकी मुद्दत क्या थी ये वो खुद भी नहीं जानता था। मेरी फिक्र मत करो तुम। मेहदी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, मरे हुए को कोई नहीं मारता। कहकर चंद पल फाइक को देखते रहने के बाद उससे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो ऊंचा सफ़ेद और श्याम महल अपनी तमाम तर शान के साथ खड़ा था। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेहदी उसे छोड़ कर गया था या भेजा गया था। उसी लम्हे महल के दरवाजे के पट वहाँ हुए। दरवाजे के उस पार कैस गंभीर खड़ा था। उन दोनों के दरमियान अब कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई बाहर नहीं, मगर उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ था जो ता कयामत रहने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक लम्हे के लिए थम गए थे। वक्त थम गया, हर आहट हर शय थम गई। बस वो दोनों थे जो एक दूसरे के रूबरू थे, से आंखें उसे देख रही थी, जैसे वो उसकी आमद की तवक्का रखे हुए थी। सब आंखें बेतासुर थीं, शायद अपना हर जज्बा खो चुकी थीं। उन दोनों के दरमियान वाकई बहुत कुछ था। 8 माह हर शय बदल गई थी। मेरी आगे बढ़ा, चंद कदम, मज़ीद चंद कदम, और फिर वो उसके ऐन सामने आकर खड़ा हुआ। कई लम्हे खामोशी में गुजर गए, कई साथी चुप की नज़र हुई। फिर कैस आगे बढ़ा, धीरे से उसे गले से लगाया, नरमी से उसका कंधा चूमा, पीठ पे थपकी दी। वेलकम होम। एक जज्ब से कहा। गंभीर महल के दरो दीवार हैरत से उस मंजर को तक रहे थे। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हो गया था। मेरी ने आज उसके कंधों के गिर्द बाजू नहीं बांधे, आज उसके दिल में ठंडक नहीं उतरी। आज वो इंसान उसके लिए कुछ नहीं रहा था। दोनों हाथ उसके सीने पे रखते मेहदी ने उसे अलग किया। कैस की निगाहों में नरमी बरकरार रही, सब सांखों में लाताल्लुक भी बरकरार रहा। तुमने वापस आने में बहुत वक्त ले लिया मेहदी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। वो बहुत देर बाद मध्यम लहजे में कह रहा था। मेरी तमस्सराना अंदाज में हंस पड़ा। मेरा इंतज़ार। तुमने मेरे झूठे कत्ल पे खेल खेले। अब मेरी ज़िंदगी पे कोई साजिश रचानी होगी, राइट? कैसे तासुब से नफ़े में सा हिलाया। तुम कितना मनफी सोचने लगे हो। तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया वो सब भूल कर अब तुम ये कबूल कर रहा हूँ। मैंने स्पिलिट गैस। वो पत्थर था, सो वही रहा। क्या चाहिए मुझसे? तुम आराम करो, वक्त लो, हम फिर बात करेंगे। गैस से बादिक्कत खुद को नॉर्मल रखा और उसका शाना थपका। मेरी पीछे हुआ, गैस का पासू ठलक कर गिर गया। तुम्हारी सेहत, तुम्हारे जहन को फिलहाल सुकून की ज़रूरत है। हम फिर बात करेंगे। वो 8 माह बाद आया था और कोई हाल अहवाल नहीं हुआ, कोई जज्बाती जुमलों का तबादला नहीं हुआ। वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत फासले पर आ गए थे। गैस को फर्क नहीं पड़ा था, वो उसे वापस ले आएगा, फिर इस आदमी को कब्र में अपने हाथों से उतारेगा। मेहदी ने एक उचट्टी निगाह उस पे डाली और आगे बढ़ गया। हॉल, सीने, राहदारियां, सब सुनसान पड़ा था, सब खाली। वो अंदाजा कर चुका था यहाँ क्या हुआ होगा। अपने कमरे में आकर उससे अलमारी के दरवाजे खोले, कुछ सामान उलट पुलट किए, वीज़ा, पासपोर्ट और दीगर कागजात उठाकर बेड पर रखे। फिर एक बैग निकाला, अलमारी से बगैर देखे कुछ कपड़े निकालकर बैग में ठोसे, कागजात अंदर रखे। उस पे किसी नॉस्टैल्जिया का असर नहीं हुआ। इस कमरे में वापस आकर उसे कुछ याद नहीं आया। इस घर और मकीनों के लिए उससे किसी से कुछ नहीं पूछा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो उसे जाहिर नहीं किया। वो चंद मिनट के अंदर वापस नीचे आया तो गैस अभी तक वहीं खड़ा था, मेरी की तरफ देखते हुए। उससे इल्म हुआ कि जिस भाई को वो खो चुका था, वापसी पे वो वापस नहीं आया था। ये वापसी किसी और इंसान की थी। उसके कंधे पे बस्सा था और वो चंद मिनटों के अंदर अंदर बाहर जा रहा था जब गैस गंभीर उसके सामने आ रुका। तुम अभी आए थे, हमें बात करनी थी। तुम्हें ऐलान करना होगा कि तुम वापस आ चुके हो। तुम ये सब बताओगे तो वो मंजर आम पे आ जाएगी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। उससे कह दिया। उसका चेहरा एक ऐसे इंसान का चेहरा था जिसे सिर्फ मुझसे फर्क पड़ता था। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा अपनी बीवी के साथ। गैस थम गया। मुझे वापस आने दो, मैं सारे हिसाब बराबर करूंगा। वो उसकी दाएं तरफ से गुजरकर आगे चला गया। उसके कंधे पे सफरी बस्ता था और चेहरा हर किस्म के जज्बात से हाली। उसके जेब में पड़ा मोबाइल थरथरा रहा था। वो वापस आ गया था। मेरी गंभीर नहीं मरा था। ये खबर ही उसके सुनने और जानने वालों को दीवाना करने के लिए काफ़ी थी, मगर वो जिसके हसूल में दीवाना हो रहा था, उसकी तलाश उसे ना जाने कहाँ लेकर जाने वाली थी। उसके हक में खड़ा गैस गंभीर आज भी तही दामा था। वो यहाँ क्यों आया था?
इसका जवाब बेहद वाज़िया था। ज़र्द रंग की उस आलीशान हवेली से उसके कई ताल्लुक थे। यहाँ आने के लिए, उस बादशाहत के लिए उसने कई दरिया पार किए थे। अपने बाप की मोहब्बत में उससे दिल मारा था, खुद को गिराया था, मगर उसी बाप की नफ़रत में उसे सिर्फ़ एक काम करना था, यहाँ इस हवेली में वापसी। कैस गंभीर के लिए उससे कई कुर्बानियाँ दी थीं और अब उससे इंतकाम का समय आ गया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ स्याह शॉल पहने, पैरों में रवायती बलोची जूते पहने और बाल सलीके से जमा रखे थे। रंग के अलावा उसके नकूश काफ़ी हद तक आलम नवाब से मिलते थे। वो कई मुलाज़मीन की मोहय्यत में चलता हुआ हवेली की रोश पे अपने कदम मज़बूत धर रहा था। आज हर महरूमी ख़त्म, ये जंग, ये पहचान, नफ़रत के नाम। आज से वो गैस गंभीर को गिराने के लिए इलाकाई दाँव पेच खेलेगा। आलम अरवा में आज उसके बाप को इल्म होगा वो कितना गलत था। उसकी मकतूल माँ का इंसाफ होगा। तस्कीन मिलेगी या नहीं, मगर इंतकाम पूरा होगा। उसे जिस कमरे में लाया गया वो जरगा गाह थी, पुरतायुश और शाहाना। उसे वहीं बिठाया गया जहाँ नवाब खानदान के बाकी मर्द बैठे थे। एक कुर्सी पे दस्तार रखी थी। बराक गर्दन फ़ख्र से सीधी किए बैठा था। उसकी दाईं तरफ बशर हाकिम और ज़ेग़म मीर बैठे थे। ये महफ़िल आज उसी के लिए थी। महफ़िल में बातें हुईं, अक़वाल हुए, तारुफ़ हुए, सलामती भेजी गई और उसके बाद आलम नवाब की मुतबर आवाज़ गूंजी। ये इलाका, ये दस्तार और ज़मीनें, इन पे पहला हक हातिम का था, मेरी पहली औलाद। महफ़िल में लम्हे भर की खामोशी छा गई। बराक के दिल पे क़यामत गुज़र गई। हमारी बलाएं उसने अपने सर पे ली। मेरी दस्तार पे दूसरा हक मेरे वारिस का है, जिससे मेरी मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं। हमने एक लंबी जुदाई देखी है और सच कहूँ तो जितने साल उसके बगैर गुजारे बेकार गुजारे, लेकिन अब उसकी वापसी हुई है। हमारे लिए उसकी वापसी ऐसी है जैसे कयामत के बाद उम्मत को बख्शिश का ऐलान। लोग गौर से सुन रहे थे। एक एक हुर्फ सच था, एक एक हुर्फ में सदाकत। आलम अपनी जगह से उठे। उनके साथ उनके दो बेटे भी थे। लोग गौर से सुन रहे थे। एक एक हुर्फ सच था, एक एक हुर्फ में सदाकत। आलम अपनी जगह से उठे। उनके साथ उनके दो बेटे भी उठे। अब वो दस्तार अपने हाथों में उठाए हुए आए। बराक मुस्कुराया, आंखों में अजीब चमकदार आई। मेरी दस्तार, मेरे पोते बशर हाकिम नवाब के नाम। कोई जूता था जो बराक हनीफ के मुंह पे मार दिया गया था। कोई हक था जो छीना गया था। कोई पर्ची थी जो दिल में घुसा कर वहीं छोड़ दी गई थी। तारीख में पहली बार एक फ़िरौन को दूसरे फ़िरौन से मात हुई थी। प्यादा हर खेल तरतीब करके, हर चाल चलकर, लुट और लुटा कर, आखिर में प्यादा ही रहा। बादशाहत उसके लिए नहीं थी। कोई उसे बताए।